हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने फार्माकोलॉजी क्लासेस स्टार्ट करी थी उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एम्फोटेरिसिन बी को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एम्फोटेरिसिन बी जो है वो अभी के टाइम पे मतलब कि पेंडेमिक की क्राइसिस के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस है उसके अंदर बहुत वाइडली यूज किया जा रहा है। तो इसी ड्रग को हम डिटेल में देखेंगे कि ये इसका क्या मैकेनिज्म है, ये क्या वर्क करती है और किस तरह से वर्क करती है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना ताकि इससे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स है और क्वेरीज है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं रेगुलरली नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स करती रहती हूँ और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे वहां पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स। एम्फोटेरिसिन बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। ठीक है, एक्चुअली जो एम्फोटेरिसिन बी है जैसा हमने देखा था कि ये एक एंटीफंगल ड्रग है। ठीक है, और एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स के अंदर क्या करा गया, इसको इंक्लूड करा गया है। इट इज एन एंटीफंगल मेडिकेशन यूज्ड फॉर सीरियस फंगल इन्फेक्शन एंड लेशमेनियासिस। ठीक है, अब देखिए इसको किसके लिए, सीरियस जो फंगल इन्फेक्शन है उनके लिए, और लेशमेनियासिस। लेशमेनियासिस क्या होता है, काला आजार। काला आजार अगर किसी ने ये नाम सुना है तो काला आजार जो है, इस काला आजार के अंदर एंटीफंगल कौन सी, एम्फोटेरिसिन बी, ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार डायरेक्टली पूछा हुआ है, ये आया हुआ है क्वेश्चन है कि लेशमेनियासिस या काला आजार के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। रिसेंटली इट इज वाइडली यूज्ड इन म्यूकोरमाइकोसिस पोस्ट कोविड। ठीक है, पोस्ट कोविड जो डिजीज हो रही है म्यूकोरमाइकोसिस मतलब कि ब्लैक फंगस, उसके अंदर वाइडली यूज करा जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, और अगर आप म्यूकोरमाइकोसिस से रिलेटेड डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने वहां पे उसे डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड नेम कि कौन कौन से ट्रेड नेम से एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स है। जो हम एम्फो की बात करें, एम्फो बी की, वो मार्केट में अवेलेबल है। वो ना अवेलेबल है फंगिसोम, एम्बिसोम, इन अदर नेम से क्या है, अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो ड्रग हम दे रहे हैं एक्चुअली वो वर्क कैसे कर रही है, बॉडी में वो जाने के बाद कैसे वर्क कर रही है। तो सबसे पहले जो एम्फोटेरिसिन बी हम दे रहे हैं वो क्या करता है, बाइंड करता है। किसके साथ बाइंड करता है, अर्गोस्टिरोल इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए अगर हम बात करें, ये मान लीजिए ये जो फंगाई है, ठीक है, इसकी यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जो एम्फोटेरिसिन बी है ये क्या करता है, इस सेल के अंदर जो अर्गोस्टिरोल जो होता है उसके साथ में क्या कर देता है, बाइंड कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर अटैच हो गया, क्या हो गया, एम्फो बी। अब ये क्या करेगा, इट फॉर्म्स द पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन। अटैच होने के बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बन जाएंगे और पोर होने के बाद में तो उससे क्या होगा कि सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा। मतलब कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल्स कंटेंट लीक्स आउट। ठीक है, बाहर की तरफ निकल जाएंगे और अल्टीमेटली फंगल सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, मेन इसमें हमें ये याद रखना है कि ये जो एम्फो बी है ये एक्चुअली बाइंड किससे करता है, फंगल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो अर्गोस्टिरोल है उससे बाइंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब क्या है कि कौन कौन सी डिजीज है जिसके अंदर इसको दिया जाता है। तो इट इज इंडिकेटेड इन फंगल इन्फेक्शन एंड लेशमेनियासिस। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, जाइगोमाइसिट्स जो है, जाइगोमाइसिट्स जैसे कि हमने क्या देखा था, म्यूकोरमाइकोसिस, उसके अंदर देते हैं इसको। उसके साथ साथ में कैंडिडियासिस की जो कंडीशन होती है, कैंडिडियासिस की जो कंडीशन होती है उसके अंदर भी इसको दिया जाता है। देन लेशमेनियासिस मतलब काला आजार की हम बात करें उसके अंदर भी इसको दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्मुलेशन। डिफरेंट फॉर्मुलेशन से क्या मतलब है कि एक्चुअली जो एम्फोटेरिसिन बी है इसको अलग अलग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग या अलग अलग फॉर्मूला के साथ में दिया जाता है।
सबसे पहले आता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस में क्या है, एम्फोटेरिसिन बी अलोन इज इनसॉल्युबल इन नॉर्मल सलाइन एट द pH 7, सो वेरियस फॉर्मुलेशन हैज बीन डिवाइस। ठीक है, कि जो एम्फोटेरिसिन बी है, जैसे यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि नॉर्मल सलाइन के साथ में क्या है, ये इनसॉल्युबल होता है, इसलिए इसको अलग अलग फॉर्मूला के साथ में कंबाइन करके और फिर प्रोवाइड करा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीऑक्सीकोलेट की। ठीक है, द ओरिजिनल फॉर्मुलेशन यूजेस सोडियम डीऑक्सीकोलेट टू इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी, मतलब सीधी सी बात है कि सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं डिसॉल्व करने के लिए क्या होता है, डीऑक्सीकोलेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लाइपोसोमल। लाइपोसोमल फॉर्म की बात कर रहे हैं। इट इज मेड टू इम्प्रूव द टॉलरेबिलिटी ऑफ एम्फोटेरिसिन एंड रिड्यूस द टॉक्सिसिटी। इसका मतलब ये एक्चुअली कि जो डीऑक्सीकोलेट देते हैं ना, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी को क्रिएट करता है। ठीक है, और बहुत सारे इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए लाइपोसोमल जो वेरिएशन है या जो फॉर्मुलेशन है, उसको पेशेंट्स को प्रोवाइड करा जाता है। इट इज मेड टू इम्प्रूव द टॉलरेबिलिटी, ताकि पेशेंट्स इसको ज्यादा टॉलरेट कर पाए और इससे टॉक्सिसिटी भी जो है वो रिड्यूस हो पाए। दिस फॉर्मुलेशन इज लेस रीनल टॉक्सिक देन डीऑक्सीकोलेट एंड इट इंक्लूड फंगिसोम, एम्बिसोम एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, फंगिसोम आते हैं, एम्बिसोम जो है, ये सारे लाइपोसोमल फॉर्मुलेशंस है। अब हम बात करते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। लाइपोसोमल जो फॉर्मुलेशन देखा था हमने, उसमें अब देखिए हम क्या देंगे। इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव द टॉलरेबिलिटी ऑफ आईवी इन्फ्यूजन ऑफ AMB। ठीक है, AMB क्या, एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, टू इम्प्रूव द टॉलरेबिलिटी। ठीक है, ताकि पेशेंट उसको टॉलरेट कर पाए, उसकी बॉडी से टॉलरेट कर पाए। रिड्यूसेस इट्स टॉक्सिसिटी, इसकी जो टॉक्सिसिटी किसकी, AMB की, जो डीऑक्सीकोलेट वाला है एम्फोटेरिसिन बी, वो क्या है, हाईली टॉक्सिक है, तो उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन दे रहे हैं। अब इसके कुछ स्पेशल फीचर्स है, क्या है, इट प्रोड्यूसेस माइल्ड एक्यूट रिएक्शन। ठीक है, कुछ माइल्ड एक्यूट रिएक्शंस होती हैं। सेकेंड, इट कैन बी यूज्ड इन पेशेंट नॉट टॉलरेटिंग इन्फ्यूजन ऑफ कन्वेंशनल AMB। ये भी हमने देख लिया कि जो कन्वेंशनल AMB हम दे रहे हैं, डीऑक्सीकोलेट वगैरह, उनको जो पेशेंट्स टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर यूज किया जाता है। इट हैज लोअर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इट कॉजेज मिनिमल अनीमिया। नेक्स्ट है, इट डिलीवर्स AMB पर्टिकुलरली टू द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स इन लीवर एंड द स्प्लीन। ठीक है, क्या करता है ये, एक्चुअली जो AMB एम्फोटेरिसिन बी जो है, वो किसको प्रोवाइड करता है, या कौन से हम बोल रहे हैं ना, फंगल सेल पे वर्क कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है वो, लीवर में और स्प्लीन के अंदर। ठीक है, ये कुछ स्पेशल फीचर्स है कि कैसे लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो है वो कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी से डिफरेंट है। अब देखिए, हम जो बात कर रहे थे ना कि फंगिसोम भी आता है, एम्बिसोम भी होता है, हम थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। द फंगिसोम फॉर्मुलेशन इज डाइल्यूटेड इन द नॉर्मल सलाइन फॉर द इन्फ्यूजन। इसको ध्यान रखना, इसको डाइल्यूट करा जाता है नॉर्मल सलाइन के अंदर। In adult, usually 50 mg of drug is diluted in 50 to 100 ml of the normal saline। ठीक है, क्या करा जाता है कि एक नॉर्मल अडल्ट की बात करें तो 50 mg की जो ड्रग होती है, 50 mg मतलब कि 50 ml आता है। ठीक है, जो इसका एक्चुअली जो वाइल का कंटेंट आता है वो कितना होता है, 50 mg होता है 50 ml के अंदर, मतलब कि 1 ml कितना होता है, 1 mg। ठीक है, उसको डाइल्यूट करा जाता है 50 to 100 ml ऑफ द नॉर्मल सलाइन के अंदर। मतलब अगर मान लीजिए हमें उसकी स्टार्टिंग डोज जो है फंगिसोम की, वो हमें 200 mg देनी है। ठीक है, तो हम उसको डाइल्यूट करेंगे किसके अंदर, नॉर्मल सलाइन के अंदर। और नॉर्मल सलाइन हम कितना लेंगे, उसको देंगे हम 300 से 350 ml जो नॉर्मल सलाइन है उसके अंदर। ठीक है, The rate of infusion should be according to the fluid requirement। ठीक है, जो उसकी रेट ऑफ इन्फ्यूजन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, जो पेशेंट की फ्लूइड रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग।
ओनली सोनिकेटेड प्रिपरेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट, ठीक है। और कैसा हमें वाइल यूज करना है या कैसा हमें प्रिपरेशन यूज करना है, सोनिकेटेड। अभी सोनिकेटेड क्या होता है इसको हम डिटेल में अभी नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी तरह की हम फंगल एंटी फंगल जो मेडिकेशन वगैरह देते हैं तो उससे पहले उसका टेस्ट डोज दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है, टेस्ट डोज दिया जाता है। अब टेस्ट डोज कैसे देते हैं हम, टेस्ट डोज कैसे दिया जाता है, एक्चुअली क्या करा जाता है 1 ml ड्रग जो होती है उसको विड्रॉ करके 20 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि 1 ml ड्रग हमने ली, उसको किसके साथ में कंबाइन करा हमने 20 ml NS के साथ में, और फिर हमने उसको क्या करा, इन्फ्यूज करा। अब इन्फ्यूज कितने टाइम में कर दिया हमने, ओवर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर मतलब आधे घंटे के अंदर हमने क्या कर दिया, पेशेंट को इन्फ्यूज कर दिया। अब ये जो टेस्ट डोज हम देंगे उस टाइम पे हम पेशेंट को कोई भी प्री मेडिकेशन नहीं देंगे, विदाउट प्री मेडिकेशन, ठीक है। किसी भी तरह की कोई प्री मेडिकेशन नहीं देंगे क्योंकि हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करते हैं कि अगर पेशेंट को किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, साइड इफेक्ट मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमने ये टेस्ट डोज दिया तो उसके बाद में अगर पेशेंट को फीवर या चिल्स, राइगर ऐसा कुछ अगर नहीं होता है तो हम जो पूरी ड्रग है उसको कब दे सकते हैं, ओवर 2 आवर्स जो है हम कंप्लीट इन्फ्यूजन को वहां पे कर सकते हैं। ओवर 2 आवर हम क्या कर देते हैं, इन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई अडल्ट के अंदर कि अडल्ट के अंदर हम इस तरह से देते हैं। अब हम बात करते हैं नियोनेट्स के अंदर कि जो नियोनेट्स है उनके अंदर कैसे इस ड्रग को दिया जाता है। तो नियोनेट्स जो होते हैं उनके अंदर भी इसी तरह से दिया जाता है कि 1 ml को लेकर उसको भी 20 ml मैक्सिमम क्या है 20 ml NS के साथ में मिक्स करके क्या दिया जाता है, ओवर 20 मिनट्स उसको इन्फ्यूज किया जाता है, ओवर 20 मिनट्स, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कि नियोनेट्स के अंदर जो फंगिसोम की हाइपर सेंसिटिविटी वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो उसको इजीली क्या करा जा सकता है, जो नियोनेट्स है जो चिल्ड्रन है उनके अंदर इजीली इन्फ्यूज करा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बिसोम की। एम्बिसोम फॉर्मुलेशन इज डाइल्यूटेड विद 5% डेक्सट्रोज इंजेक्शन, ठीक है। इसमें बस इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि फंगिसोम को तो नॉर्मल सलाइन के साथ में डाइल्यूट करा जाता है और एम्बिसोम को 5% डेक्सट्रोज के साथ में किया जाता है। और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ 1 to 2 mg पर ml, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन कैसे देता होती है, कितनी होती है, 1 to 2 mg पर ml होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन कि हम पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो कैसे हम उस ड्रग को प्रिपेयर करेंगे। बिफोर ओपनिंग द वाइल्स मस्ट बी सोनिकेटेड, ठीक है। मतलब वाइल को ओपन करने से पहले हमें उसे क्या करना है, सोनिकेट करना है। अब सोनिकेट क्या होता है, ठीक है। सोनिकेशन क्या है, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साउंड एनर्जी इनटू द फिजिकल वाइब्रेशन, ठीक है। क्या होता है, साउंड एनर्जी को फिजिकल वाइब्रेशन के अंदर कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है। इट कैन बी यूज टू ब्रेक द लार्ज पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इनटू स्मॉलर साइज नैनो पार्टिकल, ठीक है। मतलब इसका यहाँ पे सीधा सा मीनिंग ये कि जो लाइपोसोमल पार्टिकल्स है वो क्या है, लार्ज है, तो उसको स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक करने के लिए सोनिकेशन किया जाता है, ठीक है। अब सोनिकेशन प्रोसीजर कैसे किया जाता है, सबसे पहले ये देखिए, ये जो है ये सोनिकेटर मशीन है, ठीक है। ये बाहर से इस तरह से दिखेगी और ये अंदर से कुछ इस तरह से होती है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा है स्टैंड ना, ये वाला, इसके अंदर क्या होता है, हम वाइल्स को पुट करते हैं, मतलब वाइल्स को उसके अंदर रखा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले क्लैंप द बॉटल इन द स्टैंड के अंदर बॉटल को रखेंगे, उसको क्लैंप करेंगे। प्लेस द स्टैंड विद द वाइल्स इन द सोनिकेटर बाथ, ठीक है। उसके बाद में वाइल्स को सोनिकेटर बाथ के अंदर रखा जाएगा। फिल द सोनिकेटर विद द कोल्ड वाटर, ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोनिकेटर के अंदर हमेशा कोल्ड वाटर जो होता है उसका यूज किया जाता है। The level of water should be higher than the level of drug in the vial, ठीक है।
कि मान लीजिए ये जो वाइल है, ठीक है, इस वाइल के अंदर अगर इतनी ड्रग है तो जो वाटर का लेवल है वो यहां तक होना चाहिए, ठीक है। स्विच ऑन द सोनिकेटर एंड रन इट फॉर द 45 मिनट्स। 45 मिनट्स तक ये प्रोसीजर करा जाता है, मतलब 45 मिनट्स तक सोनिकेटर को हम ऑन रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ सोनिकेशन, जब हम सोनिकेशन कर रहे हैं उस टाइम पे अगर जो वाटर हमने प्लेस करा है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो हमने वाटर प्लेस करा है अगर वो वार्म हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, क्योंकि 45 मिनट्स तक अगर ये प्रोसीजर चल रहा है तो ऑब्वियसली वार्म होगा। तो हमें क्या करना है, बीच बीच में क्या करना है, आइस क्यूब्स को भी डालना है ताकि क्या हो सके, उसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके, ठीक है। और कोल्ड वाटर का क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली जो प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन का एक्सक्रेट करा जाता है, प्रोटीन को एक्सक्रेट किया जाता है, एक्सक्रेट, ठीक है, इसीलिए कोल्ड वाटर का यूज किया जाता है सोनिकेटर में। सोनिकेटर जो है उसको क्या बोला जाता है, उसको अल्ट्रासोनिक वाटर बाथ भी बोला जाता है, ठीक है, सोनिकेटर को अल्ट्रासोनिक वाटर बाथ भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स की, ये क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। इट इज हाई टॉक्सिसिटी, इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट रिएक्शंस की। एक्यूट के अंदर क्या क्या हो सकता है पेशेंट को, फीवर, चिल्स, पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्निया, ठीक है, ये सारे एक्यूट रिएक्शन है जो पेशेंट के अंदर हो सकते हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द वेन इंजेक्टेड कैन अकर, ठीक है, जिस वेन के थ्रू हम इसको इन्फ्यूज कर रहे हैं उस वेन का क्या हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं पेशेंट के अंदर। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार यही आ रहा है और यही इंपॉर्टेंट भी है। इट इज मैनिफेस्टेड, अब मतलब नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है पेशेंट के अंदर, वो कैसे देख सकते हैं हम। इट इज मैनिफेस्टेड बाय द अजोटीमिया, रिड्यूस्ड जीएफआर, हाइपोकैलिमिया एंड इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन। अजोटीमिया का मतलब होता है यूरिया का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यूरिया भी हो सकता है या फिर जो दूसरे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो कंडीशन होती है अजोटीमिया। उसके साथ में पेशेंट का जीएफआर रिड्यूस हो सकता है, हाइपोकैलिमिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और अगर आप हाइपोकैलिमिया को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनीमिया में अकर ड्यू टू बोन मेरो डिप्रेशन, ठीक है, इस जो मेडिकेशन है इससे बोन मेरो डिप्रेशन भी हो सकता है, तो उस वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर एनीमिया के भी सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता करना है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो हम मैनिफेस्ट करते हैं कि पेशेंट को नेफ्रोटॉक्सिसिटी तो नहीं है या बोन मेरो डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी पेशेंट शुड रिसीव एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ 0.9% NaCl पर डे एज प्री हाइड्रेशन। प्री हाइड्रेशन एक्चुअली क्या होता है कि ये इतनी ज्यादा टॉक्सिक ड्रग है कि इस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के पहले ड्रग के हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्री मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। अब प्री मेडिकेशन दिया जाता है, प्री मेडिकेशन के अंदर यूजुअली हम क्या करते हैं, पेशेंट को सबसे पहले या तो हम पीसीएम देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ में या 500 mg, ताकि पेशेंट को क्या नहीं हो, फीवर चिल्स की कंप्लेन नहीं हो। हम सेकेंड जो है पेशेंट के अंदर कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो जाए, इसीलिए हम एविल जो है इंजेक्शन एविल वो भी एज अ प्री मेडिकेशन दिया जाता है, ठीक है। और साथ साथ में एक और चीज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पेशेंट का क्या करा जाता है, हाइड्रेशन करा जाता है। हाइड्रेशन कैसे करा जाता है, 1 लीटर हम उसको नॉर्मल सलाइन देते हैं, ठीक है, किससे रिलीव करने के लिए, ताकि उसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी से प्रिवेंट करा जा सके। और उसके साथ में क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि प्री मेडिकेशन से भी पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो वाइटल्स है उनको चेक करेंगे। वाइटल्स के साथ साथ में हम उसकी कुछ नॉर्मल वैल्यूज है, ब्लड वैल्यूज, जैसे कि पोटेशियम की वैल्यू, मैग्नीशियम की वैल्यू,
ये सारी जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑलरेडी पेशेंट को क्या होगा, इसकी अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो हाइपोकैलेमिया, तो हम पहले ही उसका पोटेशियम लेवल मेजर करके रखते हैं। अगर ऑलरेडी कोई ऐसा पेशेंट है जो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन के अंदर है ना, जो जिसको अभी हाइपोकैलेमिया है, तो पहले हम उसको करेक्ट करेंगे, फिर हम उसको प्री मेडिकेशन देंगे और फिर उसके बाद में हम उसको क्या देंगे, एम्फो देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये तो बात हो गई कि जिन पेशेंट्स के अंदर हम नॉर्मली दे सकते हैं, उसकी बात। फॉर द फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड पेशेंट, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, NaCl 0.9% 250 ml पर आवर इमीडिएटली प्रायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब कि अगर किसी के अंदर फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करा गया तो उसके अंदर हम क्या देते हैं, 250 ml पर आवर के अकॉर्डिंग फ्लूइड को देंगे, ठीक है, 0.9% NS को, और वो कब देंगे, इमीडिएटली बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनिटरिंग, कि हमें क्या क्या इस ड्रग को देने के टाइम पे क्या क्या चीजें मॉनिटर करनी है। इलेक्ट्रोलाइट्स शुड बी चेक्ड एटलीस्ट एवरी अदर डे, ठीक है। और कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करेंगे, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये हमने देखा ही था कि पेशेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो सकती है, हाइपोमैग्नीसीमिया की कंडीशन हो सकती है, इसीलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलरली चेक किया जाता है। Serum creatinine and urine output should be monitored every 48 hours to evaluate possible renal toxicity, ठीक है। ये भी हमने देखा था कि पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, अजोटीमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है, इसीलिए क्या करा जाता है, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल और यूरिन आउटपुट को क्या करा जाता है, मॉनिटर किया जाता है। अब देखिए, ये तो हम बात कर रहे हैं ना कि पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल है, उनको हमें मॉनिटर करना है। बट ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑलरेडी रीनल एंड लीवर डिजीज होती है, ठीक है ना। कोई पेशेंट है जिसको ऑलरेडी रीनल या फिर लीवर डिजीज है, तो उन पेशेंट्स के अंदर क्या करेंगे, क्या ड्रग को नहीं दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम उसके अंदर भी क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, बट उसके अंदर क्या करा जाता है, जो डोज है उसको क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। डोज क्या कर दी जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है। और कितनी कर लेते हैं हम उसको, 0.8 mg पर kg पर डे, ठीक है। कैसे देते हैं, 0.8 mg पर kg पर डे, इस अकॉर्डिंग हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या इस मेडिकेशन को दिया जा सकता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर इसको दिया जा सकता है, इसके कोई भी टेरेटोजेनिक इफेक्ट अभी तक नहीं देखे गए हैं, ठीक है। नो टेरेटोजेनिसिटी, कि मदर से फीटस के अंदर ये ड्रग पास हो या फीटस को कोई हार्म करे, ये अभी तक इस ड्रग के थ्रू नहीं देखा गया है। देखिए, अब हम कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं या क्या हमें चीजें ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट जो हमें ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि अगर पेशेंट को फीवर, राइगर, ऐसे कोई सिम्टम अगर पेशेंट के अंदर अराइज होते हैं, तो हमें उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इन्फ्यूशन है उसको क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे या उसको लोअर कर देंगे, ठीक है। तो उससे हम फीवर और राइगर उनको अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर हमें कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट्स अगर इसके हमें दिखते हैं, सीरियस साइड इफेक्ट्स अगर हमें कोई भी पेशेंट के अंदर दिखते हैं, जैसे कि ब्रोंकोस्पाज्म, इस तरह के, तो हम क्या कर देंगे, इमीडिएटली ड्रग को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। स्टॉप कर देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, उस पेशेंट को मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये हमने देखा है कि एक्चुअली जो लाइपोसोमल फॉर्मेशन है, लाइपोसोमल, वो एक्चुअली जो कन्वेंशनल है, जो डीऑक्सीकोलेट है, उससे क्या है, ज्यादा सेफ है,
कन्वेंशनल से क्या है, ज़्यादा सेफ है। बट फिर भी अगर पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल, ठीक है, क्रिएटिनिन का लेवल कितना हो रहा है, मोर देन 2.5 mg/dl, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, डोज को हम रिड्यूस कर देंगे या फिर हम क्या कर देंगे, उस ड्रग को स्टॉप कर देंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप कौन से वीडियोस को नेक्स्ट इंक्लूड करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।